हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के एक नए टॉपिक के बारे में, जिससे कहते हैं परमार वंश। तो आज हम परमार वंश के बारे में चर्चा करेंगे। परमार वंश के बारे में हम बात करें तो हम 3 स्थानों के परमार के बारे में चर्चा करेंगे। आबू के परमार, मालवा के परमार और वागड़ के परमार। इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। एक एक करके इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आबू के परमार के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आबू का इतिहास के बारे में बात करें तो परमारों का उत्पत्ति स्थल आबू को माना जाता है और आबू में परमार वंश का शासन हुआ करता था। आबू के परमारों की बात करें तो उनके जो प्रतापी शासक थे उनके बारे में कौन जाने, तो कौन कौन थे। तो परमारों की बात करें आबू के, तो सबसे पहले धूमराज, फिर उत्पलराज, फिर धरणी वराह, फिर धंधुक, धारावर्ष, सोम सिंह, प्रताप सिंह, विक्रम सिंह, ये परमार वंश के प्रतापी राजा थे। इनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धूमराज की। तो धूमराज क्या था, आबू के राजा थे और परमारों को संरक्षक या आबू के परमारों का संस्थापक धूमराज को माना जाता है। इसके बाद के शासक हैं उत्पलराज, ये भी आबू के राजा थे और उत्पल राज ने ही आबू के परमारों की वंशावली को शुरू किया था, अर्थात उनके वंश के बारे में जानना हमें इनसे ही पता चला था। फिर आती है धरणी वराह। धरणी वराह के बारे में बात करें तो धरणी वराह ने अपने राज्य को 9 भागों में बांट दिया, अतः धरणी वराह का राज्य नवकोटि मारवाड़ कहलाता था। धरणी वराह ने क्या किया, जो अपना राज्य था उसको 9 भागों में बांट दिया था, इसी वजह से धरणी वराह का राज्य नवकोटि मारवाड़ कहलाता था। गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम ने आबू पर आक्रमण किया था। इस समय धरणी वराह को धवल राठौड़ ने शरण दी थी। जो गुजरात के चालुक्य राजा था मूलराज प्रथम, उसने आबू पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के दौरान धरणी वराह को जो धवल राठौड़ है वहाँ पर शरण लेनी पड़ी थी। आबू पर मूलराज प्रथम के आक्रमण और धवल राठौड़ के द्वारा धरणी वराह को शरण देने की बात का हमें कैसे पता चलता है, यह हमें हस्तिकुंड के अभिलेख से पता चलता है। तो हस्तिकुंड के अभिलेख के बारे में बात करें तो हस्तिकुंड का अभिलेख 997 ईस्वी का लिखा गया है। हस्तिकुंड अभिलेख राजस्थान के पाली में हमें प्राप्त हुआ है। हस्तिकुंड अभिलेख धवल राठौड़ का लिखा गया है, जिससे हमें पता चलता है कि धरणी वराह को धवल राठौड़ ने शरण दी थी। इसके बाद के शासक के बारे में बात करें तो वह थे धंधुक। धंधुक के बारे में बात करेंगे हम अगले शासक के बारे में। तो धंधुक क्या थे, आबू के राजा थे। आबू के राजा धंधुक थे। राजा धंधुक के समय गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम ने आबू पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण में गुजरात के राजा भीम के द्वारा आबू पर अधिकार कर लिया गया था। जब आबू पर गुजरात के राजा भीम सिंह ने अधिकार कर लिया तो अधिकार करने के बाद भीम प्रथम ने विमल शाह को आबू का राजा बना दिया था। किसको बना दिया, विमल शाह को आबू का राजा बना दिया या प्रशासक बना दिया। भीम प्रथम के आक्रमण के समय मालवा के भोज परमार ने धंधुक को चित्तौड़ में जाके शरण दी थी। विमल शाह ने धंधुक और भीम प्रथम के बीच में समझौता भी करवाया था। तो इस तरह हमने धंधुक के बारे में पढ़ा। धंधुक की जो बेटी थी लाहिनी देवी, धंधुक की बेटी थी, पुत्री थी लाहिनी देवी या लाहिनी देवी, उन्होंने बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर का और सरस्वती बावड़ी का जीर्णोद्धार करवाया। ध्यान रखिए, इन्होंने निर्माण नहीं करवाया, ये मंदिर और बावड़ी पहले से थी, तो इन्होंने बसंतगढ़ के किले के अंदर सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी का जीर्णोद्धार करवाया। पुनर्निर्माण को जीर्णोद्धार कहते हैं। सरस्वती बावड़ी को अब लाहिनी बावड़ी या लाहिणी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सरस्वती बावड़ी का पुनर्निर्माण लाहिनी देवी के द्वारा करवाया गया था। बसंतगढ़ क्षेत्र राजस्थान के सिरोही क्षेत्र में स्थित है। अब दिलवाड़ा का ऋषभदेव मंदिर के बारे में बात करें तो दिलवाड़ा का ऋषभदेव मंदिर, विमल शाह ने दिलवाड़ा में भगवान ऋषभदेव का मंदिर का निर्माण करवाया। दिलवाड़ा राजस्थान के सिरोही जिले में है। दिलवाड़ा का जो ऋषभदेव मंदिर है उसी को आदिनाथ जैन मंदिर भी कहते हैं। दिलवाड़ा के ऋषभदेव मंदिर को विमल वसी मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि दिलवाड़ा का ऋषभदेव मंदिर विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। जैसा कि हम चित्र में भी हम दिलवाड़ा के मंदिर की बात देख सकते हैं, यह कितना सुंदर
इतना सुंदर है कि इसको निहारे जाओ, कितनी बार भी निहारो उतनी बार कम लगता है। ये चित्र थोड़ा छोटा है, जूम करने पे इसका पिक्सल्स फट जाते हैं, लेकिन जैसे कि आप देखेंगे वहाँ जाने के बाद तो यह इसकी सुंदरता आपको अनूठी लगेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। देखें तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार दिलवाड़ा का जो ऋषभदेव मंदिर है, ताजमहल के बाद भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर इमारत मानी जाती है। यदि ताजमहल को छोड़ दिया जाए तो भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? दिलवाड़ा का ऋषभदेव मंदिर। इसके बाद के शासक की बात करें तो यह है धारावर्ष थे। धारावर्ष के बारे में कुछ बातें कही गई है। धारावर्ष क्या करते थे? एक तीर से 3 भैंसों को एक साथ मार सकते थे, और धारावर्ष के द्वारा एक तीर से 3 भैंसों को बीधने की जानकारी जो पाटनारायण का अभिलेख है, अचलगढ़ किले में लगा हुआ है, उससे हमें मिलती है। चित्र में भी आप देख सकते हैं जो धारावर्ष वाली कहावत है उसको सिद्ध करने के लिए 3 भैंस बनी हुई है और उनके बीच में आपको छेद दिख रहा है, जिसमें ये छेद है जिसके ज़रिए वो एक ही तीर के अंदर तीनों भैंसों को मार देते थे, अर्थात भेद देते थे। तो ये चित्र याद रखना आप, ये कहावत धारावर्ष के लिए कही गई है। वैसे पशु बलि या हिंसा अहिंसा के खिलाफ है जैन धर्म के अनुसार। तो ये सब हमें पाटनारायण अभिलेख 1287 से प्राप्त होता है। पाटनारायण अभिलेख की बात करें तो पाटनारायण का अभिलेख सिरोही से प्राप्त होता है। अचलगढ़ के किले में धारावर्ष की मूर्ति लगी हुई है, जिसमें धारावर्ष के द्वारा एक तीर से 3 भैंस को बीतते हुए दिखाया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको चित्र में दिखाया था। अचलगढ़ का किला सिरोही में स्थित है। इसके बाद बात करें तो प्रहलादन देव की बात करें। धारावर्ष का छोटा भाई था प्रहलादन देव। प्रहलादन देव की बात करें तो प्रहलादन देव ने गुजरात में एक पुर नाम के शहर की स्थापना या नगर की स्थापना की। प्रहलादन देव ने पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक एक नाटक की रचना की। पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण के समय, जब पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया था, उस समय प्रहलादन देव ने आबू की रक्षा की थी। एक युद्ध की बात करते हैं तो वो युद्ध था कायंद्रा का युद्ध 1178 में। अब कायंद्रा का युद्ध 1878 में हुआ था। कायंद्रा क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ये सिरोही क्षेत्र में पड़ता है, राजस्थान के। 1178 का है ये युद्ध, और ये कायंद्रा नामक क्षेत्र राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कायंद्रा का युद्ध गजनी के शासक मोहम्मद गौरी और गुजरात के राजा मूलराज द्वितीय चालुक्य के मध्य हुआ था। ये हमें याद रखना, मोहम्मद गौरी और मूलराज द्वितीय के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? कायंद्रा का युद्ध। गुजरात के राजा मूलराज द्वितीय की आयु कम थी, इस वजह से गुजरात के राजा मूलराज द्वितीय की माँ जो नायिका देवी थी, उस समय गुजरात का शासन चला रही थी। गुजरात के राजा मूलराज द्वितीय की जो संरक्षिका थी नायिका देवी, वही उनका राज्य भी संभाल रही थी। कायंद्रा के युद्ध में नायिका देवी जो मूलराज द्वितीय की तरफ से थी, उनका साथ देने के लिए नाडौल के केलहन आते हैं, जालौर के कीर्तिपाल आते हैं, और आबू से कौन आते हैं? धारावर्ष। और कायंद्रा के युद्ध में नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, यह हमें याद होना चाहिए। इसके बाद हम प्रतापी शासक सोम सिंह के बारे में बात करते हैं। वास्तुपाल और तेजपाल ने देलवाड़ा सिरोही में नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। देलवाड़ा का नेमिनाथ मंदिर को लूणवसी मंदिर भी कम कहते हैं। देलवाड़ा का नेमिनाथ मंदिर को देवरानी जठानी का मंदिर भी कहा जाता है, ये हमें याद होना चाहिए। सहस्त्र बाहु मंदिर को सास बहू का मंदिर कहा जाता है, तथा नेमिनाथ मंदिर को देवरानी जठानी का मंदिर कहा जाता है। यह सब राजस्थान में ही होता है। वास्तुपाल और तेजपाल दोनों आबू के राजा सोम सिंह के सेनापति थे। ये आप नेमिनाथ का लूणवसी मंदिर को देख सकते हैं। यदि आप इसको पास से देखेंगे या गूगल में सर्च करेंगे इस फोटो को, तो आप इनकी सुंदरता के कायल हो जाएंगे। इसके बाद हम अगले प्रतापी शासक प्रताप सिंह की बारे में बात करते हैं। प्रताप सिंह ने मेवाड़ के जो जैतर सिंह थे, इनसे चंद्रावती को छीन लिया था। प्रताप सिंह के मंत्री थे देलन, उन्होंने पाट नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया था। अगले शासक विक्रम सिंह की बात करें तो विक्रम सिंह के शासनकाल में आबू के परमार राजा रावल और महारावल की उपाधियां धारण करने लग गए थे।
अर्थात विक्रम सिंह का जब शासन आया था तब आबू के जो परमार शासक के अंतर्गत जो भी राजा थे वे अपने नाम के आगे राजा क्या करते थे, रावल और महारावल इस तरह की उपाधियाँ धारण करने लग गए थे। बाद में जालौर के सोनगरा चौहानों ने आबू के परमार राज्य के पश्चिम भाग पर अधिकार कर लिया। लुम्बा देवड़ा ने परमारों से आबू और चंद्रावती छीन लिया और सिरोही के चौहान राज्य की स्थापना कर दी। इसके बाद बात करते हैं मालवा का परमार वंश। मालवा के परमार वंश की बात करें तो मालवा का इतिहास देखें। मालवा में परमार वंश का शासन था। आज के वीडियो में लेक्चर में हम परमार वंश के बारे में बात कर रहे हैं। तो मालवा के परमारों की उत्पत्ति स्थल भी आबू ही था। मालवा की राजधानी पहले धार नगरी को बनाया गया था। बाद में धार नगरी का नाम बदल के उज्जैन को उसकी राजधानी बनाया गया। उज्जैन से बदलकर राजधानी फिर से धार नगरी को बनाया गया। मालवा क्षेत्र में मालव नामक जाति के निवास करने के कारण इस क्षेत्र को मालवा क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे मालव नाम की जाति रहती थी। अब मालव के परमारों के कौन कौन से राजा थे उनके बारे में हम एक एक करके बात करें। कृष्णराज, मुंज परमार, सिंधुराज और भोज परमार, इन 4 राजाओं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कृष्णराज के बारे में बात करें तो कृष्णराज का दूसरा नाम उपेंद्र था और कृष्णराज के बेटे डंबर सिंह ने वागड़ के परमार राज्य की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना, जो डंबर सिंह थे कृष्णराज के बेटे, उन्होंने वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी। दूसरे राजा मुंज परमार की बात करें तो मुंज परमार ने मेवाड़ की शक्ति कुमार पर आक्रमण किया था। शक्ति कुमार कौन है ये आप जानते हैं। शक्ति कुमार महाराणा प्रताप के भाई थे। इसके आगे हम बात करें मेवाड़ पर आक्रमण के समय, तो मेवाड़ पर आक्रमण के समय मुंज परमार ने आहड़ को तोड़ दिया था और चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया था। इस बात की जानकारी हमें कैसे मिलती है? हस्तिकुंड अभिलेख से। जो हस्तिकुंडी अभिलेख है उससे हमें ये जानकारी मिलती है। मुंज परमार कर्नाटक के चालुक्य राजा तैलब द्वितीय के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। तो इनकी मृत्यु कैसी हुई? मुंज परमार की, जो कर्नाटक का राजा था, चालुक्य राजा जो तैलब द्वितीय था, उसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। कौन? मुंज परमार। अब मुंज परमार के जो दरबारी विद्वान थे कौन कौन थे? हलायुद्ध, पद्मगुप्त या परिमल, पद्मगुप्त को परिमल कहते हैं, धनंजय और धनपाल। अब किस दरबारी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई इसके बारे में बात करें तो हलायुद्ध के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? अभिधान रत्नमाला। पद्मगुप्त या परिमल के द्वारा नव साहसांक चरित्र। धनंजय के द्वारा 10 रूपकम और धनपाल के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? तिलक मंजरी। ये किताबें लिखी गई। मुंज परमार की उपाधि की बात करें तो मुंज परमार को कौन सी उपाधि दी गई थी? इनको कवि वृष की उपाधि दी गई थी। मुंज परमार को कवि वृष की उपाधि दी गई थी। अगले राजा की बात करें तो सिंधुराज। सिंधुराज कौन था? मुंज परमार का छोटा भाई सिंधुराज था। सिंधुराज को नव साहसांक की उपाधि दी जाती है। कई छोटी छोटी परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जाता है। नव साहसांक उपाधि किसे मिली हुई थी? तो इसका जवाब होगा सिंधुराज को। इसके बाद हम अंतिम राजा भोज परमार के बारे में बात करें। भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। जैसा कि आप त्रिभुवन नारायण मंदिर को जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये त्रिभुवन नारायण मंदिर है, ये चित्तौड़ के अंदर है। ये काफ़ी सुंदर है त्रिभुवन नारायण मंदिर। यदि आपको चित्तौड़ जाने का मौका मिले तो इस मंदिर को जरूर देखिएगा। त्रिभुवन नारायण मंदिर भगवान शिव का मंदिर है और ये नागदा के पास भोजसर नाम की एक झील भी बनवाई थी परमार भोज ने, अर्थात भोज परमार ने नागदा के पास में भोजसर झील का निर्माण करवाया था। भोजसर झील राजस्थान के उदयपुर जिले में एक झील है। भोज परमार ने अपनी राजधानी धार नगरी में सरस्वती कंठाभरण नामक एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। ये पाठशाला मालवा मध्य प्रदेश में बनवाई गई थी। किसने? भोज परमार ने। और भोज परमार की राजधानी कौन सी थी? धार नगरी। बाद में तुर्कों ने क्या किया? ये सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को तोड़ दिया और इसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया और ये मस्जिद थी कमाल मौला मस्जिद। ऐसा ही कुछ अजमेर के शासकों के साथ हुआ था, जो वहाँ पे सरस्वती कंठाभरण पाठशाला थी संस्कृत की, उसको तोड़ के 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। जो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला थी उसकी दीवार पर भोज परमार की पुस्तक कुर्म शतक या परिजात मंजरी की पंक्तियाँ लिखी गई थी।
पारिजात मंजरी किताब की रचना मदन ने की थी, ये हमें याद होना चाहिए। जो सरस्वती कंठाभरण स्कूल थी या पाठशाला थी, उसकी दीवार पर कुर्म शतक और पारिजात मंजरी की पंक्तियां लिखी गई थी। मदन कौन था? मदन राजा अर्जुन वर्मा का दरबारी विद्वान था। भोज परमार खुद भी विद्वान थे। उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी? भोज परमार के द्वारा श्रृंगार मंजरी कथा तथा कुर्म शतक की 2 किताबें लिखी गई थी। कुर्म शतक की बात करें तो कुर्म शतक प्राकृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इस तरह हमने परमार वंश के बारे में देखा और परमार वंश के बारे में पूरी जानकारी हमने प्राप्त की। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस प्रकार के वीडियोस सभी को लाभप्रद हो सकें। धन्यवाद।